नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी खूब अच्छे तरीके से एकदम मन लगा के कर रहे होंगे। और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो एग्ज़ाम को देखते हुए पढ़ा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे ही हम आप लोग के लिए क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन लाते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं हिंदी का जो है गद्यखंड का चौथा चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है। वो एक ललित निबंध है जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए हम आप लोग को इस कहानी में क्या है बताएंगे और लेखक के बारे में भी जानेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध है और इनके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। यह एक ललित निबंध है और जानेंगे इनके जन्म स्थान और इनकी प्रमुख रचना। इनका जन्म 1907 छपरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनका मृत्यु 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। और इनके प्रमुख रचना है इनके जो प्रमुख रचना है अशोक के फूल, कल्पता, विचार वितक, अशोक के फूल,
अल्पता और विचार और वितर्क और है फ्रेंड्स कूटज विचार प्रवाह, कूटज विचार प्रवाह और आलोक पर्व प्राचीन भारत की कलात्मक आलोक पर्व प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद और है बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा। सूर साहित्य नाथ संप्रदाय हिंदी की साहित्य भूमिका, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य की भूमिका, और पृथ्वी राज रासो पत्रिका है जो का संपादक पृथ्वी राज रासो पत्रिका का संपादक विश्व भारती है। जिसके लिए इसको ये जो लेखक के बारे में कोई भी चैप्टर को जानने से पहले उनके लेखक के बारे में जानना जरूरी होता है। तो हम लेखक के बारे में बता रहे हैं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ
और इनका निधन जो है 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं, जो ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं, लेकिन जो प्रमुख रचना है वही हम आप लोग को बता रहे हैं, जो है अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क, और कुटज और विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, और है बाण भट्ट की आत्मकथा, और अनाम दास का पोथा, सूर साहित्य, साहित्य संप्रदाय, हिंदी साहित्य की भूमिका, पृथ्वीराज रासो और पत्रिका के संपादक, विश्व भारती जो कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि के प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे, और इनको आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी मिला, और इनको उपाधि मिली, डी लिट की उपाधि मिली। और लेखक इसमें बोलते हैं जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। तो चलिए हम आप लोग को इस ललित निबंध को थ्योरी के फॉर्म में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। लेखक कहते हैं जो बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते हैं, और कहते हैं मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका, और हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों बढ़ जाते हैं। डांट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। कहते हैं काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, मतलब फिर वो बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि उसको काट देते हैं फिर भी वो बढ़ जाते हैं, निर्लज अपराधी के भांति। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लगा लेते हैं, और कहते हैं कि फिर वो धीरे धीरे अपने अंग से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगते हैं। मतलब कहते हैं फिर उसने हड्डियों आखिर इतने बेहया क्यों है। कुछ लाख वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था। कहते हैं कुछ लाख वर्ष की बात है, 1000 वर्ष की भी नहीं, लाख वर्ष की बात है, जब मनुष्य जंगली था और वन मानुष जैसा था। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे, और असल में वही उसके अस्त्र शस्त्र और थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान आता था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछताना पड़ता था कि नाखून उसके लिए आवश्यक अंग है। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, जैसे पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले काम में लाने लगा, और उसने हड्डियों का भी हथियार बनाया।
हड्डियों का भी हथियार बनाया। मतलब जो जानवर मर जाते थे उनकी हड्डियों का हथियार बना लेते थे। और इस प्रकार मनुष्य आगे बढ़ता गया। उसने धातुओं के हथियार बनाए। कहते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ने लगा, फिर उसे धातु मिला, और जैसे लोहा का हथियार बनता है उसी प्रकार उसे धातु मिला, तो उसने धातु के हथियार बनाए। और पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने और बम वर्कस वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा। यह सबको मालूम है कि नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। कहते हैं जो नखधर मनुष्य जो पहले नाखून धारण करते थे, जो बलमानुस थे, वो अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चला है। पर उसने अब भी नाखून बढ़ रहे हैं। फिर कहते हैं कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। मतलब कुछ हजार वर्ष पहले नाखूनों को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया। मतलब देखिए आगे क्या कहते हैं कि क्या उपयोग में लाना शुरू करते हैं। बादशाह के कामसूत्र से पता चला है कि आज हुए 2000 वर्ष पहले की भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। मतलब कुछ हजार वर्ष पहले, जो 2000 वर्ष पहले जिसको कहते हैं, पहले भारतवासी जो थे वो जमकर अपनी नाखूनों को संवारते थे। मतलब होता है ना नाखून की सफाई करना, या फिर नाखून को नेल कटर से कट करना, या फिर जो महिलाएं होती है, वो लड़कियां जो होती है वो नाखून पे नेल पेंट लगाती है। वही लेखक बोल रहे हैं कि नाखून को जमकर संवारा करता था। उसे काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। कहते उसको काटने की कला भी बहुत मनोरंजक थी। और जैसे कोई काटता है त्रिकोण में, वर्तुलाकार में, चंद्राकार में, दंतुल आदि विधि आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। कहते हैं उस समय 2000 वर्ष पहले नाखून त्रिकोण के आकार में, वर्तुलाकार के आकार में और चंद्राकार के आकार में काटा करते थे। इसी प्रकार से अपने नाखून को संवारा करते थे। उनको शिक्षक यानी मोम, अलकत नागरिकों के अलकत यानी आलता, मोम और आलता यत्नपूर्व रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। कहते हैं मोम और आलते को नाखून पर रगड़ के चिकना बनाया जाता था। गोंड देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं, और दक्षिणात्य लोग उन छोटे नखों को पसंद करते थे। मतलब गोंड यानी जो आदिवासी के लोग थे वो नाखून को बड़े बड़े पसंद करते थे, और जो दक्षिणात्य लोग थे वो छोटे नाखून को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है।
अपनी अपनी रुचि है, जिसको जो पसंद है वो उस अनुसार से अपने नाखून को संवारा करते थे। लेकिन समस्त अधोगमनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया। यह बात चाहूँ तो भूल नहीं सकता। कहते हैं 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, यानी 15 अगस्त अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा में पत्र स्वाधीनता दिवस पर चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है स्वाधीनता या किसी की अधीनता का अभाव पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। मतलब इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि मतलब अपने अधीन में रहना, ना कि दूसरे के अधीन में। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का संबंध अवश्य रखा है। कहते हैं कि उसने अपनी आज़ादी का जितने भी नामकरण किए हैं उसमें उसके शब्द में स्व का संबंध अवश्य रखा है। यह एक संयोग की बात है कि हमारी समूची परंपरा की अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है। और कहते हैं अपने आप पर या अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृतियों पर भारी विशेषता है। मतलब अपने आप पर, मतलब खुद पर, अपने आप पर लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की भारी विशेषता है, ऐसा लेखक कहते हैं। और कहते हैं मनुष्य झगड़े डंडे को अपना आदर्श नहीं मानता है, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। मतलब मनुष्य जो झगड़े डंडे को अपना आदर्श नहीं मानता है, गुस्से में आकर चढ़ और दौड़ने की अविवेकी मतलब अबुद्धि, जिसको बुद्धि नहीं है, विवेकी को बुरा समझता है। और वचन मन शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। कहते हैं जो वचन मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। और यह किसी भी जाति या वर्ण के समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निवेर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का समान धर्म कहा है। कहते हैं महाभारत में इसलिए निवेर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का असामान्य धर्म कहा गया है। और संस्कृत में लिखे हैं एतद् वित्तम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निवेरता महाराज सत्यम क्रोध एवं च। मतलब कहते हैं अन्यत्र इसमें नियंत्रण, दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मतलब गौतम बुद्ध के बारे में भी इसमें लेखक लिखे हैं कि जो गौतम बुद्ध जो थे वो राजा के बेटा थे, उनके जो पिताजी थे वो संसार की जो ये भूखमरी
ये बेरोजगारी से उनको अलग रखे थे, उनको एक कमरे में रखते थे, उनको सारी सुख सुविधाएं देते थे। लेकिन उसने एक दिन बाहर देखा तो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तभी से उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर गौतम बुद्ध बन गए। और कहते हैं ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून बढ़ना बंद ना हो। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो जिसमें कि मनुष्य का नाखून नहीं बढ़ता है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछें झड़ गई है। कहते हैं कि मनुष्य जो पहले था, आदि मानव था, कहते हैं मनुष्य की पहले पूंछ भी हुआ करती थी, अब पूंछें भी झड़ गई तो क्या नाखून भी झड़ जाएंगे, ऐसा लेखक कहते हैं। कहते हैं उस दिन से मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन मरना सांस का प्रयोग भी बंद कर देगा। जब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछित जान पड़ा है। मतलब कहता है जब तक जो छोटा बच्चा है इस बात से परिचित हो जाएंगे कि नाखून क्यों बढ़ रहे हैं, कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है, बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना तो मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास यानी बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। कहते हैं कि जो अपने को संयत रखना और दूसरे का जो भाव है, मन का भाव है, उनका आदर करना वह मनुष्य का स्वधर्म है। मतलब हर मनुष्य का अपना धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरना शास्त्रों के संचय से बाह्य उपकरणों को बाहुल्य से उस वस्तुओं को भी पा सकता है जिसे उसने बड़ी आडंबर के साथ सफलता नाम दे। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम है, मैत्री है, त्याग है, अपने को अपने मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजाज वृत्ति का परिणाम है जो उसकी जीवन की सफलता को आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो कहानी यहीं तक था। कहानी नहीं, इसको ललित निबंध बोल सकते हैं, यहीं तक था जो हम आप लोग को पूरी कहानी करवा दिए हैं। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।